नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की थी। इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका वर्गीकरण, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, समाजवादी विचारधारा के आधार पर अर्थात समाजवादी सिद्धांत के आधार पर, गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर और उदारवादी सिद्धांत के आधार पर। अब सवाल ये उठता है कि इनकी संस्तुति के पीछे क्या रीज़न रहा होगा या इनकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, और इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमारे लिए, नागरिकों के लिए, देश के लिए नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। आज जो अपना वीडियो है वो इसी टॉपिक पर आधारित है। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है या बांटा जाना चाहिए, एक न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित, जिसे प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया गया था या प्रारूप समिति द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। तो इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया है, जिसको हमने फंडामेंटल राइट के रूप में पढ़ा है, और गैर न्यायोचित जो अधिकार थे उनको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में भाग 4 में रखा गया है, अर्थात जिनके उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है या न्यायपालिका जिन्हें सुरक्षा प्रदान करती है वो न्यायोचित, उनको भाग 3 में हमने रखा है मूल अधिकारों के रूप में, और जो गैर न्यायोचित या अवैधानिक जो थे उनको हमने भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रखा है। यद्यपि निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे। अतः यह इसके प्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है और जनमत। भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी मंत्रालय इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती, अर्थात चाहे ये न्यायोचित हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नीति बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। संविधान निर्माताओं ने निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया। इसके पीछे देखिए 2-3 हम कारण ले सकते हैं। पहला है कि देश के पास इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। दूसरा है कि देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, इसलिए शायद हमारे जो संविधान वेत्ता थे उन्होंने इनको न्यायोचित नहीं रखा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भागों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की, क्योंकि इन्होंने न्यायालयीय प्रक्रिया के ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। उनका मत ये था कि जनता जो है वो जागरूक है अपने हितों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हर चीज़ को न्यायालयी संरक्षण देने की बजाय कुछ चीज़ों को जनता के मत के आधार पर या उसके समर्थन के आधार पर भी छोड़ा न जाना चाहिए। और देश नया स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो ऐसे समय में हर चीज़ को न्यायोचित ठहराना भी शायद पॉसिबल नहीं रहा था। इसीलिए इन पॉइंटों के आधार पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको गैर न्यायोचित बनाया गया था। देखिए, इनकी आलोचना कई दृष्टिकोणों के आधार पर की जाती है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की इन कुछ पॉइंटों पर आलोचना भी की है। जैसे पहला पॉइंट हम कहते हैं कि कोई भी कानूनी शक्ति इनके साथ नहीं है, अर्थात इनका जो चरित्र है नीति निर्देशक तत्वों का वो गैर न्यायोचित है।
अवैधानिक है, अपना ये कहें कि वाद योग्य नहीं है, है ना। अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय की शरण इनको प्राप्त नहीं है, इनके चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई है। इसीलिए शायद केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया है और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में तो है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है से की है। अर्थात एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुमति पर आधारित है कि वो कैश होगा या नहीं होगा। टीटी कृष्णाचारी ने भी इसके लिए कहा है कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। अर्थात इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, जिससे भी जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, किसी भी अधिकार के पीछे, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, बहुत सारी चीज़ों को हमने नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है। लेकिन जब तक कानूनी शक्ति किसी अधिकार के साथ नहीं होगी तब तक वो केवल एक भावना मात्र रह जाते हैं। बिना कानून के भय के, बिना कानून के संरक्षण के कोई भी अधिकार लागू करने में एक परेशानी होती है, या कहें कि वो लागू हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और बिना कानूनी संरक्षण के ये एक आदर्श मात्र रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसकी आलोचना में कह सकते हैं कि एक तर्कहीन व्यवस्था है। आलोचकों ने मत दिया है कि इन निदेशक तत्वों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिला देती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित हैं। अर्थात कुछ मामले ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं जो जिनको कि नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया है। उन मुद्दों को उन कम महत्वपूर्ण वाले मुद्दों के साथ जोड़कर उनका एक तरह से महत्व जो है वो कम कर दिया गया है। तीसरा इसमें कहा जाता है कि ये रूढ़िवादी हैं। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। उन्होंने टिप्पणी की थी कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं या होंगे, लेकिन 21वीं सदी में उपयोगी होंगे या नहीं होंगे इस आधार पर उनके कोई जवाब नहीं दिया। तो ये 21वीं सदी में इनका क्या महत्व होगा, कानून के की संरक्षण के अभाव में ये कितना महत्व रखेंगे, इस बात के बारे में एक कहें कि चिंता जो है वो रही है हमेशा से और रहेगी। लेकिन उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद संवैधानिक टकराव की बात भी इसमें आती है कि कहीं ना कहीं केसंथानम का मत है कि इन तत्वों के से केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इन आलोचनाओं के आधार पर किसी भी पॉइंट का या इतने महत्वपूर्ण भाग का, संविधान के भाग का हम आलोचना के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इनकी उपयोगिता भी अपने आप में कम नहीं है। उपयुक्त कमियों इसकी संवैधानिक नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व बहुत ही आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिज्ञ ऐसे एल.एम. सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इनका दर्शन दिया जाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. छागला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। अर्थात नीति निर्देशक तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लोकतांत्रिक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की हम बात करते हैं तो बिना नीति निर्देशक तत्वों के ना हमारी लोकतंत्र संभव है, ना सामाजिक कल्याण संभव है, ना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संभव है, और ना ही हम न्याय की जो बात करते हैं, सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय, वो संभव हो पाएगा। भारत के पूर्व महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखित एवं लाभदायक
हैं। अर्थात निम्न बिंदुओं के आधार पर हम निदेशक तत्वों का महत्व आंक सकते हैं, जिसमें है कि ये अनुदेशों की तरह हैं। नंबर 1, निदेशक तत्व अनुदेशों की तरह हैं, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु जुड़े हुए हैं। अर्थात संविधान के जो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत या लक्ष्य थे वो नीति निदेशक तत्वों में समाहित हैं। नंबर 2 है कि ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। नंबर 3, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी करते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। इसके अलावा निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं। ये है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेश नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन आ जाए। इसी प्रकार नंबर 2 है कि ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था हेतु करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं उनके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में ही कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इनके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र होंगे। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उद्देश्य दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो, चाहे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, चाहे पिछड़े वर्गों की बात हो, चाहे हमारे अगर हम ये कहें कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गए हैं या बहुत महत्वपूर्ण अधिकार छूट गए हैं, उनको नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया गया है। इसलिए किसी भी तरीके से इनका महत्व कम नहीं हो जाता। किसी भी लोकतांत्रिक, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।